हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारा सा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रीज में। चलिए, तो आज फिर से आ गए आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ क्वेश्चन को फोड़ने के लिए? चलिए, सभी लोग बताइए कि क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ क्वेश्चन को फोड़ने के लिए? ओके, चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्त के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यादा न बातचीत करते हुए क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि यदि बहुपद जी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g-1 का मान क्या होगा। मतलब g-1 कहने का मतलब हुआ कि जहां जहां x है, x के जगह पे क्या रखना है आपको? -1 रखना है। -1 रखना है, तब बताइए कि उस बहुपद का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि gx इक्वल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो मुझे बताओ, अगर g-1 निकालेंगे, तो ये मुझे कह रहा है भैया, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रख दीजिए? -1 को रख दीजिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे? -1 को रखेंगे। तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? बताओ, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7 होगा। तो प्लस का 7 और प्लस क्या है? 2 है। सभी को आप जोड़ दोगे तो 7 3 10 2 12 मेरा प्यारा सा आंसर निकल के आएगा, जो कि आपको सीधे सीधे बी में दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी कोई परेशानी है तो बताओ। कोई परेशानी है तो बताइए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x² माइनस 16 का आपको जीरोज बताना है, मतलब शून्य बताना है, क्या होगा? समझ गए? चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब सभी स्टूडेंट देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। सभी स्टूडेंट खुद से ट्राई करेंगे, कॉपी पे बनाने का भरपूर कोशिश करेंगे। अगर नहीं बने तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी बहुत समय बाकी है एग्जाम का, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि मेरे साथ, हमारे सारे टीम के साथ आपको एकदम शिद्दत से मेहनत करना है, तभी आप आगे जाके अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अदरवाइज आपका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। समझ गए? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है x² माइनस 16। x² माइनस 16 जब भी शून्यक निकालना हो इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब यहां पे देखिए, x² ये -16 है, अपना ये साइड बदलेगा तो ये हो जाएगा +16। डेट इज मतलब x² इक्वल टू आ गया +16। अब यहां पे देखिए, जब यहां स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा, तो यहां से ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं √16। और मुझे ये बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकालना है तो ये हो जाएगा +-4, +-4, +4 और -4। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा +4 -4। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब भी आपको किसी बहुपद का शून्यक बोले निकालने के लिए, आपको दौड़ते हुए उस बहुपद को 0 के बराबर आप रख देंगे। समझ गए? और वहां से आप क्या करेंगे? तो वहां से x का मतलब चर का मान निकालेंगे। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है, चर का मान आपको निकाल देना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है 10x - 25। अब झट से क्या करोगे? बराबर 0 रखोगे। तो यहां पे 10x बराबर ये इधर जाएगा उठ के, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू गुना है, इधर जाके डिवाइड हम कर देंगे, है ना? 10 हो जाएगा और ओवरऑल ये बचेगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 2.5। x का वैल्यू क्या आएगा? 2.5 आएगा। हालांकि पॉइंट में आंसर नहीं है, तो इसी को हम ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? तो 5 25 और 2 पंचे 10, 5 बट्टा क्या आ जाएगा?
2 आ जाएगा। आप इसी को 2.5 भी लिख सकते हो जैसा कि आंसर ए में दिया गया है। तो 5/2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा, ये आपको बताना है। घात मतलब जो x के ऊपर में पावर, पावर बताना है, ये कहने का मतलब हुआ। घात कितना है, मैं अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये अपने मन से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जो पीछे पूछा गया क्वेश्चन है उसी से लिया गया है ये सारा क्वेश्चन, समझ गए? अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ना। हालांकि पूछा जाता है अलग बात है, लेकिन तैयारी हमको हर एक एंगल से हम लोग को करना है ना, ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया भी रहे तो हम उस चीज को टेकअप कर सके एग्जाम में, हमको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, है ना। इसलिए हमको हर एक एंगल से हथियार को मजबूत करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, दुनिया का बच्चा जानता है, दुनिया का बच्चा जानता है कि उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, है ना। जिसमें घात 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद करेंगे मेरे भाई, मेरे लड्डू, ठीक ना। रैखिक बहुपद कहेंगे जिसमें घात 1 हो। 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 रहेगा घात तो त्रिघात बहुपद कहेंगे, 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, समझ गए। चलिए, तो यहां पे देखिए, जैसे देखिए यहां पे बता देते द्विघात का जो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये होता है द्विघात बहुपद का। अगर हम त्रिघात का बात करेंगे मेरे भाई, अगर हम त्रिघात का बात करेंगे तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, समझ गए, समझ गए। तो यहां से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कहां दिख रहा है ऐसा, तो यहां दिख रहा है सी में दिख रहा है ना। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर नहीं, बहुपद है ना, बराबर 0 नहीं लगेगा, समीकरण कहते तो बराबर 0 कहते। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a बराबर 0, ए बराबर 0 नहीं होगा, समझ गए सभी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है, बनाइए सभी स्टूडेंट, वीडियो को रोक के पॉज करके बनाना है, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन VBI माना जाता है ना। लगभग हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। पैटर्न को दिमाग में रखना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको निकालना है। अच्छा, आपका fx क्या दिया गया भाई, x² माइनस 3x प्लस 5, ये दिया गया है, ये दिया गया है। द्विघात बहुपद है तो शून्यक होगा, है ना। तो यहां से मुझे बताओ कि a कितना होगा। तो a क्या होता है, x² के पीछे वाला मतलब गुणांक होता है, तो नहीं कुछ तो क्या है 1 है, नहीं कुछ तो क्या है मेरे भाई 1 है, तो a का वैल्यू 1 होगा। अच्छा, b क्या होता है मेरे भाई, b होता है x के पीछे वाला मतलब x का गुणांक, है ना, तो ये हो जाएगा -3। और c क्या होता है, c होता है अचर पद, तो c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, समझ गए। अब मुझे ये बोला है कि भैया आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आप निकाल दो। अब क्या करो, दोनों का एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, तो यहां से हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो इसी को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे भाई, वो होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, इसके जगह पे माइनस बी बाय ए पुट करेंगे और नीचे वाले के जगह पे सी बाय ए पुट कर देंगे। समझ गए क्या? ओहो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी बताओ, कोई परेशानी किसी को भी तो बताओ, नहीं हो, नहीं परेशानी नहीं होगी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो यहां पे देखिए बी कितना है, बी कितना है मेरे भाई, बी कितना है तो -3, तो यहां पे हो जाएगा -3 और बट्टा में ए कितना है 1, डिवाइडेड बाय सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो मतलब 5 बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3/5, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अब देखो एक चीज यहां से ध्यान रखना कि अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चुपचाप पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और दोनों को डिवाइड कर दोगे, यही निकालना है, बीच का स्टेप नहीं करना। ध्यान रखना कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा ही होगा लिखने के लिए। यहाँ पे लिखना जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, समझ गए? लिखना जरूरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख दोगे और उसका वैल्यू वहां पे आप क्या कर दोगे, रख दोगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, आप बना लोगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो, कमेंट में आंसर दे दो भाई, कमेंट में आंसर दे दो फटाफट, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहां पे ये बोला गया है 10 नंबर क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि भैया यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो, ये शून्यक ए और बी है, अल्फा और बीटा के जगह पे ए और बी कर दिया गया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहता है ए गुना बी मतलब अल्फा गुना बीटा, ए और बी को अल्फा बीटा एज्यूम कर लो, तो क्या आपसे पूछा गया है अल्फा गुना बीटा कितना होगा, मुझे बताओ। यहां पे पी एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया है। तो मुझे बताओ कि यहां से अगर हम a लिखना चाहे तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 लिखा हुआ है। अच्छा, यहां से b कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, c कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। a और b मतलब अल्फा गुना बीटा पूछा है, तो अगर हम a और b निकालेंगे मतलब अल्फा गुना अगर हम बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा c बट्टा a, c बट्टा क्या होता है a होता है, तो c कितना है 5 है और a कितना है 1, मतलब इसको आप 5 लिख सकते हो और ये मेरा प्यारा सा आंसर निकल के आएगा +5 निकल के आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, द्विघात बहुपद दिया गया QX दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस है ना -x प्लस 4 और इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो बोला गया भैया आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। मुझे बताओ यहां से अगर हम a लिखना चाहे तो a कितना है, तो a नहीं कुछ तो 1 है। यहां से b कितना है, नहीं कुछ तो -1 है, साइन के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है, और c इक्वल टू क्या है मेरे भाई 4 है। इतना पता चल गया कि कैसे हमने लिखा इस चीज को, है ना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 4। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा यहां से पूछा गया, लूसा क्वेश्चन है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा दुनिया को पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा -b कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1 और a कितना है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो +1 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब सी में दिया गया है
आपका 1 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, समझ गए। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अल्फा गुना बीटा पूछा है, मुझे बताओ यहां से अगर ए लिखना चाहोगे मेरे भाई तो ए 1 है, बी +7 है, और सी कितना है भाई 10 है। तो अल्फा गुना बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए। तो अल्फा गुना बीटा यहां से लिख दोगे तो 10/1, मतलब 10 इज द करेक्ट आंसर, जो कि एकदम ए में दिया गया है। ए में दिया गया आपका 10, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा, प्यारा सा लल्लू सा आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है, ये सब चिन्ह देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भैया के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। समझ गए। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। कंसेप्ट वही लगेगा जो हम बताते आ रहे हैं, है ना। आपका समीकरण क्या दिया गया है, पहले समझिएगा। kx² + 4x + 1 बराबर क्या है, 0 है। ये मेरा प्यारा सा समीकरण है भाई, एकदम प्यारा सा समीकरण है, प्यारा सा समीकरण है, कोई दिक्कत। तो यहां से हम चुपचाप ए निकालेंगे, तो ए का मान है k, बी का मान है 4 और सी का मान है 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कह रहा है कि मूल वास्तविक होना चाहिए और असमान होना चाहिए। तो वास्तविक और असमान कब होता है, कब होता है, 3 कंडीशन होता है ना मेरे भाई। एक होता है डी बड़ा होगा 0 से, एक होता है डी छोटा होगा 0 से, और एक होता है डी बराबर 0 होगा। अच्छा, डी बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब होता है वास्तविक तथा असमान मूल, असमान मूल है ना। इसका मतलब होता है काल्पनिक मूल। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। और यहां पे ये होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, वास्तविक वास्तविक तथा समान मूल होगा। ये 3 कंडीशन पता है। देखिए यहां पे कह रहा है कि डी अगर बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक तथा असमान मूल होगा, डी 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक मूल होगा, डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक तथा समान मूल होगा। इतना पता है। तो हमको क्या पूछा है, वास्तविक और असमान, तो हमको ये वाला फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए। चलिए, तो मुझे पता है कि डी को बड़ा रखना पड़ेगा 0 से, डी को बड़ा रखना पड़ेगा 0 से। तो डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है मेरे भाई p² - 4ac, p, अबे यार, p² - 4ac, मतलब b², मतलब क्या, मतलब कि b² - 4ac का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा 0 से। अब रख दीजिए, b कितना है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू सी कितना है 1, ये ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। 4 चौका हो जाएगा 16 -4 के, बड़ा होगा 0 से, बड़ा होगा 0 से। देखते जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो इस 16 को उधर भेज दें, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि -4 के ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होगा किससे, तो -16 से, -16 से। हम -1 से दोनों ओर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, -1 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए मन में एक क्वेश्चन चला होगा कि सर चिन्ह आप क्यों बदल दिए। तो ये जो रूल होता है कि जब ऐसा कंडीशन बने कि बड़ा है छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों पक्ष में अगर नेगेटिव
है ना, निगेटिव पूर्णांक से मतलब निगेटिव इंटीजर से ऋणात्मक पूर्णांक से हम भाग करें या गुना करें तो चिन्ह को बदल दिया जाता है। आप 11th में जाके पढ़ेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर में, है ना, इस चीज के बारे में डिटेल स्टडी वहां पे किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस प्रकार का साइन यूज किया जाए तो दोनों तरफ, दोनों पक्ष में अगर ऋणात्मक पूर्णांक से भाग किया जाए या गुना किया जाए तो चिन्ह को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो यहां से ये बनेगा 4k और ये बनेगा 16 और ये 4 इधर चला जाएगा तो k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 4 से छोटा। तो k लेस देन 4 ऐसा वाला कहां पे है, a में है, तो a मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें सारा कुछ समीकरण की तरह ही सॉल्व किया जाता है कि इस पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा, इस पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो गुना हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। लेकिन चिन्ह का ख्याल रखना है कब, दो कंडीशन में, कि जब दोनों पक्ष में ऋणात्मक पूर्णांक से, है ना, नेगेटिव इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इस चिन्ह को क्या कर दिया जाता है, साइन को उल्टा उल्टा कर दिया जाता है। ग्रेटर रहेगा लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट रहेगा तो ग्रेटर कर देंगे। समझ गए? चलिए, थोड़ा बाउंस किया होगा, ये चीज घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगी, है ना। थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कहता यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो। जब मूल बराबर हो, समीकरण क्या है भाई, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। आप a लिखिए तो a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, p कितना हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, c कितना होगा तो 4 होगा। अब मुझे बताओ बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 होते हैं तब। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब रख दो वैल्यू को, मतलब माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है तो 1 दे दो, c कितना है 4 है तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। माइनस p का स्क्वायर को हम p स्क्वायर भी लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहां से p का जो वैल्यू होगा, p स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 16। जब स्क्वायर को हटा देंगे तो आप इधर जाके कुछ इस प्रकार से हरकत कीजिएगा और p इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। p इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। p इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4, जो कि b में दिया गया है। प्लस माइनस 4 दिया गया आपके b में। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? कोई दिक्कत तो कमेंट करेंगे, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बातें, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी अपना प्यारा सा कर दीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। समझ गए? समझ गए क्या? और हमारे सारे टीम आप सभी स्टूडेंट को एग्जाम तक लेके जाने का काम करेंगे, है ना। बेसिक से लेके आपको एग्जाम लेवल तक पढ़ाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए पढ़ते हैं। तो सेमी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। कमेंट में आंसर दो, कमेंट में आंसर दो भाई, है ना। क्वेश्चन चेंज है, तरीका सेम रहेगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डेटा चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ हूबहू है। बस आपका इंतजार है, मतलब आंसर का इंतजार है आप सभी के लिए, है ना। कमेंट में अपना आंसर आप लोग दे दीजिएगा। समझ गए? चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है क्या, कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। क्या कह रहा है कि भैया हम है 3x स्क्वायर 10x प्लस 3 बराबर 0। तो हमने कहा चलो भाई, जब तुम हो तो a बोलो कितना हो, तो बोला 3 है भैया। b कितना हो, तो बोला सर -10 है। c कितना है, तो बोला सर हम 3 हैं। ठीक ना। एक मूल मान के चलो अल्फा, अल्फा और बीटा दो मूल होगा। हमने क्या बोला कि अल्फा और बीटा दो मूल होगा,
मान लिए कि अल्फा और बीटा दो मूल है, दो मूल है, तो एक मूल दे दिया गया, या तो अल्फा को 1/3 कर दीजिए, तो बीटा आपसे पूछा है, अगर बीटा को 1/3 कीजिएगा तो अल्फा पूछा है। समझ गए? आप यहां पे या तो अल्फा प्लस बीटा लगा दोगे या अल्फा इंटू बीटा लगा दोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ गए? तो यहां से हम अगर अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा कहता है कि भैया हम C/A होंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A होता है, C/A होता है, C/A होता है, A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है? 1/3, 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/A मतलब 3 बाय कितना? 3, ये तो 1 हो जाएगा, और यहां से 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ गया। 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से बीटा इक्वल टू आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि डी में लिखा हुआ है। डी मेरा क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0.49 के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, कहता है इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, तो आप लिख दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। समझ गए? देखिए यहां पे ना, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पे मिले, पहले बात समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पे मिले, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वहां पे शॉर्टकट ट्री अप्लाई करना है। शॉर्टकट ट्रिक क्या करना है? अप्लाई करना है कि शॉर्टकट मेथड क्या है उसको P/Q में लिखने के लिए। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया है तब तो हम लॉन्ग मेथड से जाएंगे, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो भाई ऑब्जेक्टिव में अब एक नंबर बनाने के लिए है, हम तो एक पेज बर्बाद करेंगे नहीं, है ना? तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट भी होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो वहां पे हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। वो शॉर्टकट क्या है थोड़ा समझिएगा। देखिए कंसेप्ट ये है शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट शॉर्टकट देखिए कि अगर मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ है 1.23 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, मतलब रैकरिंग लगा हुआ है। इसको बोला जाएगा आपको P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो देखिए टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पूरा नंबर को लिखिए, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए। आप क्या करोगे? 1 2 3 ही लिखोगे। समझ गए क्या कर रहे हैं? अच्छा, जितना पे रैकरिंग नहीं है, जितना पे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा कि जितना पूरा नंबर को लिखेंगे, एक सेट करके नंबर को लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर को यहां पे हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। उसके बाद जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और बट्टा में क्या करेंगे? बट्टा में क्या करेंगे? तो देखिए बट्टा में क्या करेंगे कि जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे, उतना क्या देंगे? 9 देंगे। जैसे 2 अंक पे रैकरिंग था तो 2 को 9 दिए, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 122/99, 122/99। ये आपका P/Q के रूप में लिखा गया। समझ गए? जैसे और देखिए, जैसे यहां पे आपसे पूछ दिया जाए कि 1.125, अब ये 25 पे 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, फिर 25 पे रैकरिंग है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा नंबर को लिखेंगे, डेसिमल को भूल जाना है। हमने क्या बोला कि जिस अंक पे, जितने अंक पे रैकरिंग नहीं है उसको उसमें से घटा देंगे। तो एक एक मतलब इस दोनों पे रैकरिंग नहीं है तो कितना बन जाएगा? ये 11 बन जाएगा। तो 11 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 11 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, नीचे में क्या होगा? कितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 देंगे। कितना अंक पे रैकरिंग है? 2 गो पे रैकरिंग है तो 2 को 9 देंगे। अच्छा, दशमलव के बाद ऐसा भी कोई अंक है जिस पे रैकरिंग नहीं है? रैकरिंग नहीं है तो हाँ भैया, एक अंक ऐसा है जिसपे रैकरिंग नहीं है। हाँ सर, एक अंक ऐसा है जिसपे रैकरिंग नहीं है। तो जितना अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देंगे, उतना 0 देंगे। और ये मेरा आंसर हो जाएगा 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 बट्टे 9 9 0। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे 0 क्यों नहीं दिए?
क्योंकि दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है ही नहीं जिस पे रैकरिंग ना हो, इसलिए हम 0 नहीं दिए। समझ गए क्या? समझ गए? तो ये कंसेप्ट होता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लॉन्ग मेथड जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि लॉन्ग मेथड भी बताएंगे और सब्जेक्टिव के लिए वो काम करेगा। ऑब्जेक्टिव में हमको लॉन्ग मेथड से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। वहां पे सिर्फ आंसर देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपका सोल्यूशन नहीं देखा जाता है। समझ गए? इसलिए शॉर्टकट भी बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन आप धड़ल्ले से बना दीजिएगा। हमने क्या बोला कि सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है आप पूरे नंबर को लिखिए, तो ये लिखा हुआ है 49, कितना पे रैकरिंग नहीं है तो एगो पे 0 पे नहीं है तो -0 कर दोगे, बट्टा अच्छा कितना अंक पे, दशमलव के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है तो 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 को 9 देंगे, तो 49 में से 0 जाएगा तो 49 ही ना बचेगा, तो ये 49 बट्टे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है 49 बट्टे 99, तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, वही आपका अपरिमेय संख्या होगा। 49 का तो होता है 7, 36 का होता है 6, 16 का होता है 4, 27 का आप पूरी रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कहता दोनों को ऐड करना है ना। ये मत करना कि 0. ऐसे देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है 0.3 बार। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जानते हो ना भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है 0.333333, ये रिपीट करते जाएगा, इसका मतलब रिपीटिंग होता है। रैकरिंग का मतलब रिपीट करना, जितना डिजिट पे रैकरिंग रहेगा उतना डिजिट बार बार क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ऐसा कभी नहीं करना कि 4 3 7 0.7 रैकरिंग कर देना, है ना। ऐसे में गलती होने की संभावना है, गलती होने की संभावना है। मान के चले अगर ऐसा रहता 0.23 प्लस 0.4, तब क्या करते, तब क्या करते। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हम कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो चलना है, तो चलना है। कभी कभी ये सही, हालांकि आंसर सही आया है 0.7 बार। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/9, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/9। जो दोनों को जब एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो 7/9 आएगा, 7 बट्टा क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो इस तरीका से अप्रोच लगाना है, ठीक ना। इस तरीका से अप्रोच लगाएंगे तो बेहतर होगा। डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गलती होने की संभावना हो सकती है, अगर थोड़ा नंबर चेंज कर दिया जाए, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो तरीका बताया गया उसको अप्लाई करना है सभी लोग को, सभी स्टूडेंट को। समझ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो मुझे पता है, अब तो ऐसे ही बना सकते हैं कि 57 2 अंक पे है तो 2 को 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट भी सकता है ना, 33 या 99, 19 या 57, तो 19 बट्टा क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 19/33 जैसा कि ए में आपको दिया गया है, 19/33 आपको ए में दिया गया है। समझ गए? चलिए इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा संख्या होगा। देखिए 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ये दिया गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो 125 को क्या लिख सकते हो, 5√5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। माइनस ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √5 प्लस 1 माइनस 4 √5, 4 √5।
अब देखिए 5√5 और √5, ये 4√5 हो जाएगा और 4√5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 6 - 3 + 1। 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, और 4 क्या है, 4 क्या है तो परिमेय संख्या है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। और परिमेय तो होगा नहीं, वास्तविक भी नहीं होगा, है ना, वास्तविक नहीं है मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। वास्तविक तो है, वास्तविक नहीं होगा मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, वास्तविक नहीं है तो भाई वास्तविक तो है ना, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 0.375 को p/q के रूप में लिखना है और q का रूप बताना है, क्या होगा, 0.375। इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, दशमलव के बाद कितना अंक तो एक पर नीचे में उतना जीरो देंगे, इसको काटो, कितना टाइम में कटेगा, 5 टाइम में काटेंगे, 200 पंचे, 5 सत्ते 35, 5 25, अब ये कटेगा 40 पंचे और ये कटेगा अति क्या 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 बोल रही है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 15 टाइम, है ना, समझ गए, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो 3/8। अब ये यही ना p/q के रूप में है, यही p/q के रूप में है, तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, और इसको लिख सकते हो 2 के पावर 3, और 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 आप लिख सकते हो, तो 2 का पावर 3 × 5 के पावर 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले उसको क्या करना है, सरलतम रूप में लाना है, सिंपलीफाई करना है, ठीक ना, अगर ऐसा कंडीशन भिन्न बने तो सरलतम रूप में लाएंगे, सबसे छोटा रूप में लाएंगे, उसके बाद हम क्यू को फैक्टराइज करेंगे, समझ गए। चलिए आगे देखिए, दोनों के बीच का दूरी पूछा है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहां पे हम लगा देंगे, है ना, जैसे दूरी सूत्र क्या है कि अगर मान के चलो x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, तो दूरी सूत्र ये कहता है, दूरी सूत्र ये कहता है कि भैया ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का भी होल स्क्वायर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2, तो इस कंडीशन में जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x2 - x1 मतलब 4 - 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 -6 -3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 -6 +3 -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो रूट, सही है ना, 18। इसी को आप लिख सकते हो 9 × 2 मतलब 3√2, 3√2, 3√2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां से, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है ना, वो कौन सा बिंदु है वो बताना है आपको, समझ गए। चलिए ठीक है, ठीक है, मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ पे है -5 और 2, और मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है -3 और 2, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए, और मान के चलिए यहाँ पे y अक्ष पे कोई बिंदु है जिसका दूरी दोनों बिंदु से क्या है, समान है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। तो y अक्ष पर x का वैल्यू तो 0 होता है, तो इसको हम ले लेते हैं 0, y 0, y, तो वही पूछा गया है। देखो इतना तो फिक्स है कि जो भी आंसर होगा ना उसमें पहला x वाला 0 होगा, तो ये आंसर तो ऐसे ही हट गया,
ये आंसर तो ऐसे ही हट गया। इसी दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, समझ गए। अब यहाँ पे दूरी लगाइए सूत्र और यहाँ पे दूरी सूत्र लगाइए, ठीक ना। मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, समझ गए। चलिए अगर हम ए बी निकालने के लिए निकलेंगे तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4। ये आपका ए भी निकला। देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम दूरी सूत्र यहाँ पे लगा रहे हैं ना। दूरी सूत्र इसमें हमने लगाया और दूरी सूत्र फिर इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए हम AC अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से AC जब निकालोगे तो AC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब जब दोनों दूरी बराबर है तो इसका मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है मेरे भाई, AB बराबर क्या है, यहाँ से AB बराबर क्या है, AC है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ 9, देखो यहाँ पे 9 4 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ये बराबर हो जाएगा किसके, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, रूट अंडर 29 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। ये बात पल्ले पड़ा कि दोनों आपस में क्या हो गया है, दोनों आपस में बराबर हो गया। दोनों तरफ हम स्क्वायर लगाएंगे, है ना। दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो मुझे बताओ ये बचेगा 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 29 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ये बचेंगे, है ना। ये बचेंगे कि 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 29 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। अब झटाक से यहां से आप ये बोलोगे कि सर y स्क्वायर और y स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है। हम बोले वाह क्या बात है, दोनों तो कैंसिल हो गया। चलिए जब दोनों कैंसिल हो गया तो यहां पे बना देते हैं, ठीक ना। तो बचा क्या, यहां पे बचा 13 माइनस 4y और उधर क्या बचा भाई 29। ये कैसे हो गया, एक मिनट, ये भी गलती कर दी क्या। जीरो 9 और ये हो जाएगा माइनस 4y, y स्क्वायर माइनस 4y, दोनों कट रहा है, कटेगा कैसे भाई, ये कट कैसे सकता है, 4y भी कट गया, ऐसा नहीं होगा। तो AC जब हम निकालेंगे, जब हम AC निकालेंगे तो AC हो जाएगा 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2। ओहो यहाँ पे -2 है ना भाई, यहाँ पे -2 है सॉरी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। यही तो मैं सोचूं भाई गड़बड़ कहाँ पे हो रहा, वाह क्या बात है। ये हो जाएगा प्लस 4y, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 29 प्लस क्या हो जाएगा 4y, 29 प्लस क्या हो जाएगा 4y। जब ये उधर जाएगा या इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8y। आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। और जब आप इधर इसको लाओगे खींच खाच के इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 13 26 13 3 16, माइनस 16 हो जाएगा। और यहां से y का वैल्यू झट से निकल के आएगा -2 तो 0 -2 वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा 0 -2, 0 माइनस क्या हो जाएगा 2, जो कि सी में दिया गया। कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था,
है ना। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन थोड़ा लेंदी है, बट कोई अच्छा क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि भारी नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा या बहुत टफ क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते, है ना। इजी कैटेगरी में क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस, मतलब थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन है, बाकी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मिस हो गया था क्योंकि 5-2 लिखा हुआ है, हम 5-5 कर दिए थे, है ना, -5 कर दिए थे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और गलती हो गया भाई, यहाँ पे +5 है, +5 है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 25 तो हो जाएगा, समझ गए। चलिए बस यही गलती था और कुछ गलती नहीं है, बाकी सब सही है। पॉइंट के वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसलिए डेटा अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाता है तो आगे जाके तो पता चल ही जाता है, साथ ही साथ अगर पता न चले तो इसी कारण से आंसर भी कभी कभी गलत निकल के आता है और सॉल्व करने वाले परेशान भी हो जाते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है कि डेटा को सही सही पुट करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एबीसीडी एक आयत है। आयत तो जानते हो, आयत तो जानते हो, ये आयत है आपका, चलो ये आयत है। ए बी सी डी, जिसमें ए कितना है भाई, ए आपका 0,0, ए कितना है 0,0। अच्छा बी कितना है भाई, बी कितना है तो 8 और 0, तो बी कितना है 8 और 0, 8 और 0। अच्छा सी कितना है 8 6, सी कितना है 8 और 6। अच्छा डी कितना है, डी है 0। अब कहा गया है कि भैया इतना कुछ जब आपको पता ही है तो आप क्या करो, विकर्ण निकाल दो, आप क्या करो विकर्ण निकाल दो। ये आपका विकर्ण है, आयत का एक विकर्ण होगा, आप इसी विकर्ण का लंबाई निकाल दो, है ना, क्योंकि आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, है ना। इसलिए दोनों विकर्ण खींचने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 2 पॉइंट लेके आप क्या करोगे, आयत का विकर्ण आप निकाल सकते हो, ठीक ना। चलिए ये खींचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये दिया गया, ये दिया गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से जब एसी आप निकालोगे, जब आप क्या करोगे एसी निकालोगे, जब आप एसी निकालोगे तो आप झट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, मतलब 8 मान के चलो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 8 64 प्लस 36, और ये आ जाएगा आपका एसी बराबर कितना आ जाएगा √100, और ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, मतलब इस आयत का विकर्ण कितना है 10 है ना, 10 है, 10 है, क्योंकि बी में आपको दिया गया है, बी में आपको दिया गया है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे, 5 cos थीटा, 0 और 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, cos थीटा sin थीटा देख के, मान के चलो ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। जब आप दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फार्मूला हम यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x2 - x1। x1 कितना है 5 cos थीटा ना, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब 5 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप ये लिखोगे, आप ये लिखोगे। अब बताओ यहां से इसको लिख सकते हो 25 cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा देखना, थोड़ा देखना भाई क्यों हम इस चीज को लिखे हैं 25 cos स्क्वायर थीटा। 0 - 5 cos थीटा, -5 cos थीटा होगा ना, उसको स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, और cos थीटा का स्क्वायर को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका 5 मतलब 25 sin स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पे देखिए, दोनों से हम 25 कॉमन ले लिए,
दोनों से हमने क्या किया 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 25 का जो स्क्वायर होगा 25, अभी अभी रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बच्चे बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहो, उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि सर ये तो 25 गुना 1 बन गया, आप इसको √125 लिखोगे और इसका मतलब होता है 5, है ना, 5 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे p में दिया गया दूरी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हालांकि प्लस माइनस में निकलेगा √25 मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम +5 लेंगे, है ना, +5 लेंगे, समझ गए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, उतना हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, tan थीटा इक्वल टू है p/q, tan थीटा क्या है p/q, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है tan थीटा इक्वल टू है p/q, भैया भैया दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि tan थीटा इक्वल टू p/q, तो पूछा गया p sin थीटा माइनस q cos थीटा डिवाइडेड बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। इसका दो तरीका है, एक तो है टेक्निक और एक है कि जब tan थीटा दिया गया है तो आप sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हो, समझ गए। मेरा तरीका देखिए क्या है, हम क्या करते हैं ना, अंश में और हर में sin थीटा से या cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे देखिए p sin थीटा माइनस q cos थीटा, जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ है, यहाँ है कि p sin थीटा प्लस q cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा। मुझे बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो कि p sin थीटा बट्टा cos थीटा माइनस q cos थीटा बट्टा cos थीटा, तो ये ओवरऑल बनेगा, ये ओवरऑल बनेगा कि p sin थीटा बट्टे cos थीटा माइनस q cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहां पे जब अलग अलग करोगे तो ये बनेगा p sin थीटा बट्टे cos थीटा और प्लस q cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये बनेगा। अब sin थीटा बट्टा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है बताओ, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा p tan थीटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा p tan थीटा। अब cos थीटा कट के 1 आएगा तो बचेगा फिर q। अब यहां पे देखिए नीचे देखिए, नीचे देखिए, जब यहां पे p sin थीटा बटा cos थीटा p tan थीटा इसको आप लिखोगे प्लस cos थीटा कट के 1 आएगा तो यहां पे बचेगा q। आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, आप tan थीटा के जगह पे यहां पे वैल्यू पुट कर दो, है ना। tan थीटा क्या है p/q, तो जहां जहां tan है वहां वहां p/q रखेंगे, तो p इंटू p/q माइनस q डिवाइडेड बाय p इंटू p/q प्लस q। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाय क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां से हमने यहां पहुंचा, अब देखो, अब देखो हम यहां से थोड़ा सा यहां पे पहुंच रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, जगह की कमी के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। जब यहां से एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा क्यू, क्यू, अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां बचेगा, यहां बनेगा क्यू, और ये बचेगा कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू कटेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा मेरे पास कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कहां पे दिया गया भाई, लग रहा है डी में दिया गया है,
लग रहा है डी में दिया गया है, तो डी फॉर डॉल इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? समझ गए? देखिए देखिए सॉल्यूशन देखिए, समझ गए सभी लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। tan थीटा जब √3 है तो मुझे बताओ tan√3 किस पे देता है? 60 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो मुझे बताओ सेक थीटा पूछा है, इसका मतलब है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। ये याद होनी चाहिए, 2। तो मेरा डी आंसर हो जाएगा। कोई कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन था, है ना? फर्दे की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan थीटा 15/8 है, तो फाइन थीटा का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? tan दिया है, साइन निकालना है ना? tan दिया है, साइन निकालना है। निकाल लोगे या बता दें? बता दें। आप क्या करोगे? ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, ये आपका थीटा है, tan थीटा होता है p/b, ये तो ये होगा 15x, ये हो जाएगा 8x, है ना? आप ये निकाल लोगे। अब यहाँ पे साइन थीटा लगा दोगे, साइन थीटा लगा दोगे 15x बट्टे में क्या हो जाएगा? ये जो आप निकालोगे। चलो इतना हिंट है, कमेंट में आंसर दे देना, कमेंट में आंसर दे देना है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? p/h, लंब बट्टा कर्ण, यही तो है ना? p, ये क्या है? b, और ये क्या है? h, इस थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना? इतना हमने हिंट कर दिया। चलो बना लोगे अब, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी cot थीटा इक्वल टू 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें। जैसे दिया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6 है, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर, इधर भी जाएगा स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 30 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहां से आप क्या निकालोगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है भाई? दुनिया दुनिया को पता है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। यहाँ क्या बनेगा? 2 गुना 1, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 36। और यहाँ पे फाइनली आपको निकल गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 34, 34, जैसा कि डी में आपको दिया गया। 34 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखना, देखना यहाँ पे, एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। ये ओरली बनाना है इस क्वेश्चन को, है ना? ये कंसेप्ट है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए पीई इक्वल टू है 0.4 और पीई डैश। अच्छा ई डैश है क्या? पीई डैश है क्या? ई डैश का मतलब होता है घटना न होना, और ई का मतलब कुछ घटना घटा है, और पी का मतलब घटना की प्रायिकता, और पी ई डैश ऊपर में जो लगा हुआ है ई डैश, इसका मतलब होता है घटना नहीं होने की प्रायिकता। पी का मतलब, पी ई डैश का मतलब क्या होता है? घटना नहीं होने की प्रायिकता। जब भी ई डैश आवे तो मतलब घटना नहीं होना। अब पी ई डैश लगा हुआ रहेगा तो मतलब हम ये बोलेंगे पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मतलब घटना न होने की प्रायिकता। समझ गए? अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि उस घटना की प्रायिकता अब प्लस उस घटना का न होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है। हमेशा क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा कि पीई प्लस पीई डैश बराबर हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। मतलब वो घटना की प्रायिकता उस घटना की न होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है। अब यहां पे देखिए ये पूछा है, ये दिया गया है 0.4, तो 0.4 प्लस ई डैश इक्वल टू 1, तो यहां से पी ई डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4। अब यहां पे क्या हो जाएगा?
यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 0.6, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 6, जैसा कि बी में आपको दिया गया है। बस सिंपल सा, सिंपल सा। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो भाई, एक चीज याद रखना कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेके 1 तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है या उसके बीच का होती है ना। असंभव घटना, उसकी प्रायिकता 0 होगी, है ना। कोई घटना ऐसी है जिसकी प्रायिकता 1 होती है, कुछ घटना ऐसी भी होती है जिसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। ओवरऑल किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से लेके 1 तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है, ना 0 से छोटा होगा ना ही 1 से बड़ा होगा, सिर्फ 0 से लेके 1 तक होगा। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या उसके बीच का हो सकता है, लेकिन 1.1 भी बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे 1.1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन या तो 1 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो 0.6 तो भाई 0 और 1 के बीच में आता है, तो कहता नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। 1.5 देखो 1 से ज्यादा हो गया तो यही आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5। अरे 1 के तक ना होगा, 1 से ज्यादा तो नहीं होगा। जब 1 से ज्यादा नहीं होगा तो 1.5 तो 1 से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। बोला कि नहीं हो सकता है, मतलब 1.5 नहीं हो सकता है। चलिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। अभी जस्ट हमने बताया ना, 0 से 1, तो न्यूनतम मान कितना, 0। अधिकतम मान पूछेगा तो 1। समझ गए। चलिए, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है कि नहीं हो सकता, मतलब 1.9 देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो हम यहां पे कह देंगे कि भैया बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, नहीं हो सकती, 1.5 हमको दिख रहा है, 1 से बड़ा है, तो ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो अच्छा क्वेश्चन है। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए एक शंकु है, जैसे एक शंकु है, एक शंकु है ना, इसकी ऊंचाई क्या है, h है, और कुछ ना कुछ इसका त्रिज्या होगा भाई, और त्रिज्या मान के चलो r है, त्रिज्या मान के चलो r है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, है ना। और यहां पे एक चीज और बोला गया, इसके आधार का क्षेत्रफल है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ, देखो गौर से देखना, गौर से देखना, एकदम चुपके से देखना, कि इसका आधार वृत्ताकार है, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आधार का क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कितना, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चुपके से दिया गया है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो बोला गया है आप h बताइए, तो मुझे बताओ शंकु का आयतन जब होता है पाई आर स्क्वायर h, तो दिया कितना है भाई, 1570। तो मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे ये बताओ, थोड़ा सोच के देखना कि इतना का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू कितना, 314 इंटू h बराबर 1570। समझ गए। चलिए, अब यहां से h आप आराम से निकाल सकते हो, तो h बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1570 गुना 3/314। ये तो 5 बार में इसी लग रहा है कटेगा, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हो, देख सकते हो। किसी लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, आयतन क्या होगा? सिंपल आपसे पूछा गया है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो d मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखिए, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे ये गोला है, ये गोला है भाई, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसी को, ध्यान दीजिएगा दीजिएगा, जब इसी को हम यहां से कट कर देंगे तो ये जो है कुछ ऐसा बनेगा, कटोरी के जैसा, है ना, कटोरी के जैसा बनेगा। हमने क्या किया कि गोला को आधा पर से कट कर दिया तो अर्धगोला बन गया, वो अर्धगोला बन गया, अर्धगोला बन गया। अच्छा, अर्धगोला के बारे में तो बोला नहीं, क्या बोला गया? इसका व्यास कितना होगा ये पूछा है ना, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, अर्धगोला के बारे में नहीं पूछा है, गोला के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का व्यास क्या होगा? आप आर निकाल लो ना पहले, तो यहां से देखो, इसको लिख सकते हो 4/7 इंटू 616। अब यहां से आर स्क्वायर जब लिखोगे तो 616 गुना 7/4 गुना 22, 4 गुना 22 हो जाएगा। चलो भाई, 4 से कट रहा है, 4 का ही 4, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। चलो, ये 7 टाइम में कट रहा है, क्योंकि 22 सत्ते 154, तो ये हो जाएगा 49, और चुपचाप यहां से आर का वैल्यू निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जब आर 7 निकल गया तो व्यास कितना होगा? व्यास जो होता है वो होता है 2r, मतलब 2 गुना 7 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना निकल जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा? 14 सेंटीमीटर। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी अर्धगोले का त्रिज्या r हो, जैसे ये गोला है, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये गोला है, ये भी गोला है, अबे ये गोला है भाई। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने जस्ट बात किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अर्धगोला, अर्धगोला मतलब आधा गोला का बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट क्या है उसको समझिएगा, कि अगर इसको हम 20 से कट करते हैं तो ये फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है। हमको लगा था ना पिछले क्वेश्चन में कि यही क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा वहां पे हम ये चीज कर दिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, देखिए के वाले में, है ना। खैर कोई बात नहीं। ये आपका अर्धगोला बन गया, ये आपका अर्धगोला बन गया। मुझे बताओ जी, इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये तो वृत्त के आकार का है ना, वृत्त के आकार का है। अब मुझे पता है कि इसका जो त्रिज्या है वो r है, वो कितना है? r है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो बनेगा, देखो, इसको छोड़ के, ऊपर वाला वृत्ताकार पार्ट को छोड़ के जो क्षेत्रफल बनेगा इसका तो आधा होगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर।
और जब संपूर्ण की बात की जाएगी तो ये वृत्ताकार वाला पार्ट भी उसमें ऐड होगा, तो वृत्ताकार वाला का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। हालांकि ये हम एक लाइन में बता सकते थे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पे एक काम और किया कि इसको हमने थोड़ा दिखाने का भी काम किया कि देखो कहां से आया है 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? चलिए, कहता एक उदर्घ है ना, खंबे की छाया की लंबाई खंबे के रूट 3 गुना है, तो पूरी का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे खंबा है, खड़ा खंबा है, इसका छाया इधर ऐसे बनेगा, मान के चलो ऐसे बना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, छाया है, छाया। और ये जो है आपका खंभा है, क्या है, खंभा, खंभा है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि भैया जी कि जो खंभे की छाया की लंबाई खंभे के रूट 3 गुना है, खंभे के रूट 3 गुना है, तो मान के चलो खंभे की लंबाई क्या है, x, ये कितना हो जाएगा, रूट 3 गुना मतलब रूट 3x। कोई दिक्कत? समझिएगा, खंबे की छाया की लंबाई, ये छाया है, इसकी जो लंबाई है उस खंबे की लंबाई का रूट 3 गुना है ना, खंबे की लंबाई का रूट 3 गुना है। तो इस कंडीशन में बोला गया फुरी का उन्नयन कोण, ये नीचे वाला ये जो एंगल दिख रहा है ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमको थीटा पूछा है, तो यहाँ पे हम टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, पी बट्टा बी, मतलब लंब बट्टा आधार, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, बी है। तो एक्स बट्टा रूट 3x, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब मुझे बताओ कि टेन थीटा 1/√3 किस पे देता है, 30 डिग्री पे देता है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, एक मीनार है भाई, एक मीनार है, इसे 100 मीटर दूरी स्थित, ये 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है ना। ये आपका मीनार है, ये आपका क्या है, मीनार है, मीनार है, समझ गए, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई मान के चलो h, एक्स है, एक्स है, तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब यहां से जब हम टेन थीटा लगाएंगे तो मतलब टेन 60 जब लगाएंगे तो p/b मतलब x/100, तो टेन 60 कितना होता है, √3, x/100, और यहां से x का वैल्यू निकलेगा 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, जैसा कि ए में आपको दिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे बन रहा है, कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई, जैसे ये क्या है, ये भूमि है, ये भूमि है भाई, ये 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचा क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है ना, पतंग उड़ रहा है, और उसका उन्नयन कोण क्या है भाई, उसका उन्नयन कोण क्या है भाई, 60 डिग्री, है ना। तो कह रहा है कि इस पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी, मतलब ये आपसे पूछा गया है, ये आपका P है, नीचे वाला आपका B होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, H होगा। तो आपसे क्या बोला गया है, X बताइए, है ना। समझिएगा, पतंग की डोरी की लंबाई निकालने के लिए अब यहाँ पे हमको 10 लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहां पे फाइन लगेगा, कहां पे 10 लगेगा, कहां पे कॉट लगेगा, है ना, ये समझ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम 10 लगाएंगे तो हमको तो B निकल के आएगा, हमको B की जरूरत नहीं, हमको तो डोरी चाहिए, पतंग की डोरी की लंबाई चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा में P और H दोनों आ जाएगा। तो यहां से हम साइन थीटा जब लगाएंगे तो साइन थीटा हमको पता है कि साइन थीटा होता है P/H,
है ना, मतलब फाइन फिक्सटी हमको लगाना पड़ेगा। तो P कितना है 100 और H हमको निकालना है तो X निकालना है, X निकालना है। तो फाइन फिक्सटी कितना होता है √3/2। ये सब पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, जान लो। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 100 बाय √3, मतलब 200 बाय √3 मीटर है ना, मीटर 200 बाय √3 मीटर। ये क्वेश्चन आपका बन गया। 200 बाय √3 मीटर पतंग की डोर की लंबाई होगी, समझ गए। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। अब बताओ कि कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर देना भाई, बढ़िया सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्त के बीच शेयर भी कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।